ये इलेक्शन सही नहीं हुआ, ये इलेक्शन सही नहीं हुआ। आइए बैठिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात कीजिए। आज मैं और रिकॉर्ड कह रहा हूं कि भाई आप अपनी तजावीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन को दें। इलेक्शन कमीशन में से ये सलाहियत नहीं है कि वो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शंस करा सके। हमारा मुल्क सिर्फ एक पार्लिमानी निज़ाम में चल सकता है और उसको चलाने का वाहिद रास्ता है कि इलेक्शन चोरी करना छोड़ दें। एक प्लानिंग के तहत ये इंप्रेशन दिया जाता है कि अगला इलेक्शन जो है वो रिग्ड होगा। मुल्क की खराबी इलेक्शन की चोरी में है। पाकिस्तान के आम आदमी को महंगाई ने तबाह कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट गई, $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था जनाब चेयरमैन। तो 28 से $30 अरब को पे करना था, तो क्या हुआ? IMF के पास जाना पड़ा। अब हमारे पास तो कोई डॉलर की छापने की मशीन तो है ही नहीं, क्योंकि नजर आ रहा है कि अगले 5 साल फिर इमरान खान। मान जाएं, ये आपके बस की बात नहीं है। जान छोड़ें, घर को जाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। हो तो बजट सेशन रहा है और ख्याल ये था कि शायद बड़ी टेक्निकल तकारीर होंगी, पता लगेगा बजट में क्या नुक्स हैं क्या नहीं है, लेकिन अपोजिशन का जो अभी तक हमने देखा है वो भी रेट्रिक देखी है। जिस तरह आज एहसन इकबाल साहब ने तकरीर की जवाब में, जब पहले फवाद चौधरी ने तकरीर की जो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, बड़ी सख्त तकरीर की और फिर साथ ही उन्होंने एक दाना फेंका कि अपोजिशन भी बात करे, हमें स्पेसिफिक चीज़ें बताए, हम उस पर बात करेंगे। वो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, बजट की बात कर रहे थे, तो आई थॉट कि एक स्पेसिफिक जवाब आएगा। मसलन एहसन इकबाल साहब ये ख़ुद प्लानिंग के वज़ीर रहे में हैं, प्लानिंग सारा इनको पास था। उन्होंने कोई स्पेसिफिक बात नहीं की, लेकिन महंगाई की 2-3 बातें की और फिर ये बात की कि चलें हम तो यही कहते हैं आपको कि तंग आ गए, आपसे काम नहीं चलेगा, आप घर चले जाएं। बेसिकली रेटरिक थी। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है इस तमाम डिबेट में, बजट की जो ऑनगोइंग डिबेट है, इसमें सडनली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स सेंटर स्टेज पे आ गए हैं। आप देख रहे होंगे 5-6 दिन से जो गवर्नमेंट के वुज़रा हैं और जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स हैं, स्पीचेस हैं, उनमें ज़ोर आ रहा है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स पे, उनमें ज़ोर आ रहा है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। क्या कोई अर्ली इलेक्शन की तैयारी हो रही है? गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा इस पर इंसिस्ट क्यों कर रही है? आज भी यही डोमिनेंट इशू रहा। इस पर भी हम बात करेंगे कि ये वाई सडनली दिस इंस्टेड ऑफ फाइनेंशियल इशूज़ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इतना इशू क्यों हो रहा है। फिर साथ ही आज फवाद चौधरी ने बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने एक बात की। बात करते करते उन्होंने पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करके बड़ा फोकस करके जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की कि जुडिशल रिफॉर्म्स की बड़ी ज़रूरत है, और यहाँ तक कि एक बड़ा प्रिसाइज पॉइंट भी उन्होंने डाला कि जिस तरह बेंच बनते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं कि ये हो क्या रहा है। दूसरी तरफ आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात हुई जनाब फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब से। शायद बहुत लोग भूल जाते हैं, ये पिछले 24 हफ्तों में करीबन तीसरी मुलाकात है उनकी, और आज की जो मुलाकात है इसकी मैं आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग बातें और एजेंडा शेयर करूँगा। और बाकायदा उनका ख़ुद उन्होंने इस्तकबाल किया दरवाज़े पे आके अपनी तबीयत और उसके सेहत के बावजूद। और ये जो मेरी इत्तला के मुताबिक ये जो मुलाकात थी ये जरदारी साहब की अपनी रिक्वेस्ट पे हुई। लाहौर आने से पहले उन्होंने उनको बताया था कि मैं आऊँगा और मिलना चाहते हैं। इसमें एजेंडा क्या है? एजेंडा बड़ा ही इंटरेस्टेड है, उस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम ज़रा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को लेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हाफ में हम ये जुडिशल रिफॉर्म्स और इस पर बात करेंगे कि अचानक जुडिशरी में हो क्या रहा है। क्योंकि एक तरफ हमें नज़र आता है सुप्रीम कोर्ट हर मसले में पड़ी हुई है, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, टावर्स गिर रहे हैं, और सिंध के मिनिस्टर उठ के कहते हैं कि ख़ुद जो सिंध रजिस्ट्री में जो इनकी बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की, वो म्यूज़ियम की ज़मीन पर बनी हुई है और पार्किंग जो सी है वो नाले के ऊपर बनी हुई है, उसकी भी बात होगी। और दूसरी तरफ एक तरफ 21 लाख से ज़्यादा केसेस जौन से हैं वो अल्तवा के शिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट में ख़ुद इस वक्त जो केसेस सुने जा रहे हैं वो जेल पटिशन्स हैं जो 2016-17 में फ़ाइल हुई हुई हैं, ये 2021 में हम हैं। जजेस की कमी है, सब कुछ है। तो फिर सारा जोर कोर्ट्स का सुओ मोटो पे है, क्या ठीक है नहीं है, इस पर बात करेंगे। ये हम सेकेंड हाफ में बात करेंगे। पॉलिटिकल सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हबीब साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है कमर ज़मान कायरा साहब ने, पीपल्स पार्टी के सेंट्रल रहनुमा हैं, और खुरम दस्तगीर हैं PMLN से, फॉर्मर मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस एंड कॉमर्स, और इस वक्त भी सिटिंग MNA भी है। सबसे पहले कायरा साहब आपसे
ये आज क्या मुलाकात का एजेंडा था? मेरी इत्तलाएं भी हैं कुछ, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन ये तकरीबन 24 हफ्तों में तीसरी मुलाकात परवेज़ इलाही साहब की जरदारी साहब से, क्या खिचड़ी पक रही है कारा साहब? पहली बात तो ये है कि परवेज़ इलाही साहब हुकूमत के इत्तेहादी हैं और वो हमारे भी इत्तेहादी रहे और उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक जरदारी साहब ने डेवलप किया। हमारा माजी बड़ा तल्ख था एक दूसरे के साथ, लेकिन एक अच्छा मामला बना और अच्छी तरीके के ताल्लुकात का आगाज हुआ। वो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद बिलावल साहब भी गए थे जो शुजात साहब का पता करना। तो ये एक मामूल की मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन ये बात भी है कि मुलाकात मामूल की हो या पॉलिटिकल एजेंडे पे हो, जब सियासी लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर सियासी बातें जरूर होती है। तो यकीनन ये सियासी गुफ्तगू उसमें हुई होगी। मैं क्योंकि आज लाला मुसम में हूँ, मैं लाहौर में हूँ नहीं, मैं इस मीटिंग में था नहीं, तो मुझे उसके तफसील का नहीं इल्म कभी तक, थोड़ी देर में पता करूंगा मैं, लेकिन अभी तक मेरे इल्म में नहीं है कि वहाँ क्या गुफ्तगू हुई है। लेकिन यकीनन इस वक्त मुल्क की जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है, इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर अफसरी है, तो जो अपोजिशन का नुक्ता नजर है वो करीबन 50 मिनट से तो वन ऑन वन ही हैं, अकेले ही हैं 50 मिनट से, जो हमें भी इत्तलात आ रही हैं वहाँ पे जो मौजूद हैं। मैं 2-3 चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। एक तो हमारी इत्तला के मुताबिक ये पहले भी जो राब्ते रहे हैं, ये नाज़रीन राजा परवेज़ अशरफ जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, वो बड़े फ़ाल हैं इस तमाम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और फिर जैसे आप जानते हैं परवेज़ इलाही साहब ने अभी जो रिसेंट सेनेट के जो इलेक्शन में जब वोटिंग हो रही थी, तो वो बिला मुकाबला उन्होंने डिलीवरी दी थी। इलेक्शन सेनेटर्स इलेक्ट हुए थे और उसमें उनका क्लियरली उन्होंने पीपल्स पार्टी का जो उनका अलायंस बना था। मेरी इत्तला के मुताबिक कारा साहब 2-3 चीज़ें थी एजेंडा पे, और एक तो ये भी बात हो रही थी और ये बात आगे बढ़ रही है कि अगर PTI ने अपने तमाम वादे पूरे ना किए तो परवेज़ इलाही साहब ने पॉसिबल इलेक्शन अलायंस की बात भी पहले भी हुई और फिर आज भी हुई है इसके ऊपर कि पॉसिबल इलेक्शन अलायंस हो सकता है उनकी जमात का और पीपल्स पार्टी का। और उनको जरदारी साहब ने भी ये बताया, तसल्ली दिलवाई है कि आप बेफिक्र रहें, शहबाज शरीफ भी इंडोर्स करेंगे जो चीज़ें ये ऐसी होंगी। और उनको ये भी है कि परवेज़ अशरफ साहब से आप राब्ते रखें। क्या पॉसिबल अलायंस है, हो सकता है आपको और परवेज़ इलाही साहब का इलेक्शन में? देखिए मालिक साहब, आपके पास खबरें हो सकती हैं। एक वन ऑन वन मुलाकात में जब तक दोनों में से कोई एक बंदा बाहर आके किसी को ये बात न बताए, किसी के बाद क्याफे में ये बात नहीं आ सकती कि अंदर क्या बात हुई है। हाँ, क्याफे हैं, कोशिश की जा सकती है कि उसके ऊपर बात की जाए, बहस की जाए, अमकान क्या है। तो यकीनन सियासी पेशरफ्त का या सियासी कोऑपरेशन का या सियासी हालात को बेहतर बनाने का इस वक्त मुल्क जिन चैलेंजेस का सामना कर रहा है उनके तनाजुर में बातें हो सकती है। रही बात के उनके साथ हमारा कोई इलेक्टोरल अलायंस हो सकता है, जहाँ तक ये प्रिंसिपल की बात है तो यस, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये इसमें हकायक कितने हैं, ये डिस्कशन पॉइंट है या नहीं है, ये मेरे इल्म में है नहीं, इसलिए आप तो बात कर सकते हैं, मैं इस पोजीशन में नहीं। फारूक हबीब साहब, आपके एलाए स्पीकर पंजाब असेंबली बड़ा ठुक के मिले हैं जाके, अंदाजा है आप लोगों को क्यों इतना फैनफेयर के साथ मुलाकात क्या थी? देखिए, मैं समझता हूँ ये रूटीन मुलाकात नहीं है, एक अभी भी एज वी टॉक घंटे से ज्यादा अकेले बैठे हो गए कमरे में। देखें, बात ये है कि अब इंडिपेंडेंट जमात है काफ लीग, हमारे अलायंस ज़रूर हैं, लेकिन हम उनकी किसी पे मुलाकात करने या ना करने के ऊपर पाबंदी तो नहीं लगा सकते। और सियासी ताल्लुकात भी हैं पुराने, उनके साथ भी इत्तेहादी रह चुके हैं, तो अगर मुलाकात हुई है तो मुलाकात होने के अंदर क्या हर्ज है, उससे हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कोई परेशानी नहीं? परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। हमारे इत्तेहादी हैं, मजबूत इत्तेहादी हैं, रिलायबल इत्तेहादी हैं। 3 साल से हमारा इत्तेहाद कायम है। सूबे में परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो स्पीकर हैं, लेकिन वो 3 साल से ये भी कह रहे हैं, 3 साल से ये भी कह रहे हैं जो वादे हमारे साथ किए हुए PTI ने पूरे नहीं किए। वो देखें, और मेरी इत्तला ये है कि उन्होंने ये बात एजेंडे पे है। देखें, बात ये है कि कोई मामला इस लेवल के ऊपर नहीं है कि जिस लेवल के ऊपर आप चीज़ों को जो है वो सोच रहे हैं या उस एंगल के ऊपर सवालात उठा रहे हैं। जरदारी साहब जो है वो लाहौर आए हैं, अगर लाहौर आए हैं तो लाहौर आके मुलाकात उनकी हुई है, उस मुलाकात की जो है वो चीज़ें तफसीलात भी आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि उसके अंदर जो है वो कोई ऐसा मामला है।
हमारा इत्तेहादी है और गवर्नमेंट का इत्तेहाद जो है वो आपको बजट में भी नजर आएगा, आइंदा भी आपको नजर आएगा। खुर्रम दस्तगीर साहब, क्या आप इस मुलाकात को कोई अहमियत दे रहे हैं? जी, तमाम पार्टियां अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रही हैं आने वाले इंतखाबात के लिए, और उसके लिए अभी से डिस्कशंस शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब जबकि इस गवर्नमेंट का तीसरा बजट फील्ड में आ गया है तो इंतखाबात होराइजन के ऊपर आ गए हैं, नजर आ रहे हैं। अब तो सब लोग बात करेंगे इसमें, अगर कोई उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है वो भी देखेंगे, लेकिन चूंकि पंजाब बैटल ग्राउंड है और हर कोई इसमें कोशिश करेगा कि पंजाब में सबसे ज्यादा जो है वो अपना फुट होल्ड जमा। ये आपने इंटरेस्टिंग बात की है कि होराइजन पे आ गए। फरोख्त, ये मुझे बताएं, इतना एम्फोसिस आप भी मीडिया में बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, फवाद चौधरी भी बोल रहे हैं, बाकी वुज़रा भी बोल रहे हैं। अभी सारा एक लगता है ऐसे जैसे इलेक्शन कोई 6 महीने बाद या साल बाद है और सब कुछ उसमें चीज़ें हो जाएं। इलेक्शन और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स प्रायोरिटी बन गई है, फिर ये भी मुलाकातें शुरू हो गई हैं। क्या आप लोग कोई अर्ली इलेक्शन, हमें लगा जब हम सुनते थे 2022 में इलेक्शन हो जाएगा, और उसका सिर्फ आपसे ताल्लुक़ नहीं है, कुछ रिटायरमेंट से और चेंजेस से भी ताल्लुक़ है, तो वो भी ख्याल था कि शायद कुछ लोग चाहेंगे कि 2022 में इलेक्शन हो जाए। तो इस वक्त बजट छोड़ के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्यों टॉप? नहीं, देखें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो जो है वो हमेशा अहमियत की हामिल रही है। बजट सेशन में क्यों बन गई? बजट सेशन की आज भी बड़ी लंबी बजट सेशन की बात नहीं है। बजट सेशन के दौरान ही ऑपोजिशन उसको सामने लेकर आई है ना। ये तो सोए हुए थे, चले अच्छी बात है, ये जाग गए, उसके ऊपर इन्होंने भी कोई दिलचस्पी का इजहार किया और पीडीएम की पुरानी एपीसीज के लामियों को भूल के ये नई पीडीएम की एपीसी के ऊपर जो है वो आ गए। इनको जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एजेंडा बन गया, पहले इनका लंबा चौड़ा एजेंडा था, वो आर पार वाले खवार हुए तो अब इस तरफ आ गए, अच्छी बात है। और अब ये सेनेट में आए ना, सेनेट में आकर अपनी उसके ऊपर तजावीज़ दें, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर बिल मौजूद है। और आप ये देखें कि ये साफ़ और शफाफ इंतखाबात के लिए हैं, इंतखाबात अपने वक्त के ऊपर ही होंगे, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है कि हम उसके लिए तैयारी तो करें ना। आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं वो ख़रीदनी है, उसका आपने प्रोटोटाइप लेकर आना है, पायलट्स करने हैं, आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट देना है, उसके पायलट प्रोजेक्ट्स करने हैं। अगर आज से हम तैयारी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और इसी तरह आप याद रखें कि जब एक इलेक्शन ख़त्म होता है तो इलेक्शन कमीशन और अगले आने वाले इलेक्शन की तैयारी उस वक्त से शुरू करता है। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, छोटा प्रोसेस नहीं है। सेंस ऑफ अर्जेंसी की मैं पूछ रहा हूं। नहीं, देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के हर इंतखाब के बाद शोर मच जाता है धांधली का। 2013 के इंतखाबात में आरओ इलेक्शन कहा गया, 125 दिन का धरना हमने दिया, नून लीग ने कहा सिंध में धांधली हो गई, फजल रहमान ने कहा धांधली हो गई, 18 में इन्होंने शोर मचा दिया, धांधली हो गई। मुझे आप ये बताएं कि हर बार हम यही शोर ही सुनते रहेंगे या हम कोई ऐसा टेक्नोलॉजी लेकर आए, कोई ऐसे इकदाम करें जिससे इसका रास्ता रुक सके? कारा साहब, ऑब्जेक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट। जो फरूक कह रहे हैं, क्या आप इनकी बात में वो वजन देख रहे हैं? ये कह रहे हैं कि क्योंकि टेक्निकली टाइम लगना है, वो चीज़ें होनी है, लेकिन जैसा अभी कह रहे थे खुर्रम कि शायद वो होराइजन पे इलेक्शन आ रहे हैं, फिर ये मुलाकातें, क्या आपको अर्ली इलेक्शंस लग रहा है कि गवर्नमेंट सोच रही है अगले साल और इसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म सामने ला रहे हैं कि ये एक जेन्युइन एक इशू है जिसको ये टाइम पे हल करना चाहते हैं? देखिए, पहली बात, जेन्युइन इशू है, इसको हल होना चाहिए। इसका तरीकाकार गवर्नमेंट ने क्या अडॉप्ट किया वो बहुत हिस्ट्री है कि आपने पहले ऑर्डिनेंस के जरिए एक रिफॉर्म करने की कोशिश की, तो ऐसी क्या अर्जेंसी थी? ठीक है, इसको अर्जेंटली करना चाहिए था, 3 साल पहले कर लेते, फिर 2 साल पहले कर लेते, साल पहले कर लेते, 6 महीने पहले कर लेते जो अर्जेंसी थी। अचानक उसको ऑर्डिनेंस के जरिए जो एनफोर्स करने की कोशिश की और फिर उसको बाद में लेजिस्लेशन की, और उसके ऊपर भी अपोजिशन के साथ मशावरत नहीं है, इलेक्शन कमीशन से मशावरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन खुल के उसको अपोज कर रहा है जिसने इलेक्शन कराना है। लेकिन आज फवाद चौधरी ने अपनी तकरीर में कहा, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन का तो काम है कि जो भी लॉ पास करेगी नेशनल असेंबली वो उसके मुताबिक काम करे, उसका काम हमारे लॉज या हमारी अथॉरिटी चैलेंज करना नहीं है। मालिक, अगर मैं इसका जवाब दे सकूं। जी जी खुर्रम, आता हूं आपके पास। अथॉरिटी चैलेंज करना उनका काम नहीं है, लेकिन अगर कोई काम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो रहा है, किसी शिक को हिट कर रहा है और वहाँ फिर प्री इलेक्शन कराने में दिक्कत आ सकती है या इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी एट स्टेक आती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज है, हक नहीं है, फर्ज है कि उन्होंने उस सवाल को उठाना भी है और उस सवाल को अगर जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाना, जी खुर्रम, ये उनकी ड्यूटी है।
खुरम आप क्या क्या चाह रहे हैं? जी, जो एक तो जो कानून साजी इन्होंने की 10 जून को, और ये अगर आपके नाजरीन देख सकें, एक ही दिन 21 बिल पास किए इन्होंने। कोशिश की इकट्ठे जो है ना, इन्होंने कहा जी हम बगैर डिस्कशन के उसको बुलडोज करेंगे, और बुलडोज किए 10 जून बिल है वो भी बता दें। दूसरा जो है, जो कानून साजी हुई है इलेक्शन एक्ट में, वो उसके अंदर बराह रास्त आइन से मुतसादिम है। पहली बात ये कि आर्टिकल 222 चले वो तो खुरम वो तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं कहता हूं चले इनका हो भी गया। जो बात आइन से मुतसादिम है वो लेजिस्लेशन से सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। जब आइन ये कहता है कि नो सच लॉ, ये तो फिर कोर्ट्स में जाएगा ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम है ना। वो देखिए, मैं तो हैरान होता हूं इन चीजों से कि पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी के हवाले से सुप्रीम है। आप ही से हम ये लेक्चर सुनते आए हैं कि पार्लियामेंट जो है वो सबसे आला फोरम है कानून साजी का। अब अपने ही एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर आप सवालात उठा रहे हैं। और भाई, ना ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, ना आपने फैसला करना है। अगर कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्रेरी है तो मुताबिकत नहीं रखती, उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। लेकिन कानून साजी का फिर सबसे सुप्रीम फोरम पार्लियामेंट है। आपकी भी कंफ्यूजन पार्लियामेंट के तहत पहले आपका स्पीकर कहते हैं चले हम वो सारे वापस रेफर कर देंगे, फिर बाबर रवान साहब से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, वो कहते हैं जी नहीं, पास हो गया। ये नहीं, सुन खुद उसने फिर ये रॉन्ग है ना। सुन ले मालिक साहब, सुन ले ना, खुद नहीं कहा, उनकी आप स्टेटमेंट निकालें जो कौमी असेंबली में दी है, वो आपको पता चल जाएगा। मैं भी वहां पे मौजूद था, इन्होंने इसको इंडोर्स किया। इशू क्या हुआ कि ये बात को तोलने से पहले बड़ा बोल दिया इन्होंने कि हम डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो है अदम एतमाद लेकर आएंगे। जब इन्होंने पीछे मुड़ कर देखा तो बंदे इनको नजर ना आए अदम एतमाद के लिए। दूसरी बार ये हुआ इनसे, और उसके बाद जो है तलवार निकाल के म्यान में डालना पड़ी इनको। अब जो एक कानून पास हो गया, जो वहां पर मामला हुआ कि ये जिन कवानीन के बारे में कह रहे हैं कि 21 कवानीन एक दिन में पास हो गए, उनमें से 9 कवानीन ऐसे हैं, अपना रिकॉर्ड ठीक करें, जो 2019 में कौमी असम्बली में पेश हुए। उसमें से बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं जो 2020 में पेश हुए, जिनके ऊपर ऑपोजिशन जो है वो अदम दिलचस्पी थी जिनकी ऊपर। उसमें वीमेन फैमिली लॉज के हवाले से भी कवानीन थे, फैटफ के हवाले से भी एक कानून शामिल था, और बहुत सारे कवानीन थे जिसमें इनकी दिलचस्पी वॉकआउट्स के ऊपर, बाइकआउट्स के ऊपर, इस्तीफों के ऊपर, सड़कों के ऊपर एहतजाज करने के ऊपर रही। पार्लियामेंट में तो इन्होंने एक बिल को भी नहीं पढ़ा, कंट्रीब्यूट नहीं इन्होंने किया। उनकी तारीखें देखें ना, प्रेजेंट किस दिन हुआ, उसमें जो है वो स्टैंडिंग कमेटी से पास होकर रिपोर्ट कब पेश हुई। एक साल का फर्क है बहुत सारे बिल्स में। ये बिल भी 9 महीने असेंबली में पड़ा रहा है। ये इलेक्शन अमेंडमेंट का बिल जो है वो 16 अक्टूबर 2020 को पेश किया। जी खुरम, देखिए उन्होंने, मैंने उस दिन प्रोटेस्ट भी किया खड़ा होकर हाउस में कि 11 दफा इन्होंने रूल्स को सस्पेंड किया कि जी जो कानून स्टैंडिंग कमेटी से आया है उसको मजीद 48 घंटे कम से कम देने होते हैं रूल्स के तहत। इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं देंगे 48 घंटे, हमने अभी पास करना है। मैंने स्पीकर साहब से कहा कि 1 दफा हो सकता है, 2 दफा हो सकता है, लेकिन जब आप 11 दफा रूल्स को सस्पेंड करते हैं, इसको बुलडोजिंग कहते हैं, इसको फाशिज्म कहते हैं। किसी एक कानून के ऊपर आप बात कर रहे हैं ना, बाकी कवानीन के ऊपर तो नहीं है ना खुरम साहब। आप एक कानून की बात करें, बाकी कवानीन कब पेश हुए? स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्टें टेबल हुए साल गुजर गया, वो चेक तो करें उनकी डेट। साहब कहेंगे तो मैं फिर ब्रेक में प्रिंट निकलवा देता हूं, मैं डेट्स पढ़ के सुना दूंगा। आप ऐसे स्पिन तो ना करें। एक बिल की अपनी अलग अलग सेपरेट हैसियत है, उसका बताएं। जो पेंट करते कवानीन, ये तरीके का दुरुस्त नहीं है, और इसीलिए हमने जो प्रोटेस्ट किया है कि कानून के अंदर भी इस तरह के बहुत गहरे सुकम है कि गैर बराह रास्त आइन से मुतसादिम है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए खोरे, मुझे एक बात बताइए, आपसे भी और कारा साहब दोनों से सवाल है। अभी तक जितनी हमने बजट स्पीचेस सुनी है, हमें उसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे उसमें सब्सटेंस नजर नहीं आया कि कैटेगोरिकली आप शेक वाइज इनकी बहुत जो उन्होंने चीज़ें लाई हैं उस पर क्रिटिसिज्म आए, जवाब आए। आज भी जो सर मैं अपने इब्तदाइये में कह रहा था कि जनरलिटी में बात हो रही है, हाँ जी घर चले जाओ, फलान करे जाओ, महंगाई हो गई है। अपोजिशन की तरफ से स्पेसिफिक जवाबात या क्रिटिसिज्म या अल्टरनेट व्यू पॉइंट नहीं आया तकरीरों की क्वालिटी में। आप लोगों ने बजट नहीं पढ़ा? जी हमने तो बजट पढ़ा है और बड़े गौर से पढ़ा है। और आपकी स्पीच टू बी ऑनेस्ट वाहिद एक्सेप्शन थी जिसमें कोई सब्सटेंस था, बाकी अभी तक नहीं मिल रहा। नहीं तो हमने तो कहा ना कि ये जो है ये इमरान खान बुक ऑफ फिक्शन है, ये तखयलाती बजट है जिसका सारा दारोमदार इस बात पर है कि हम सेल्स टैक्स से जो महसूलात हासिल करेंगे,
गैस के ऊपर टैक्स डाल के अवाम के वो को मजीद उनके गले में फंदा तंग करेंगे। हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से 160 अरब मजीद हासिल करेंगे। उसके बाद जो फिक्शन है वो ये है कि जी हमें जो है ईरान के ऊपर से सैंक्शन हट जाएंगी तो ये हो जाएगा, IMF हमें रिस्टोर कर देगा तो हमें 1000 अरब मिल जाएगा, हमें प्रोविंशियल सरप्लस, इसका मतलब है कि आप सूबों से जो उनकी तरक्याती फंड है वो रोक रहे हैं, जो 3 साल से ये रोकते हैं, आप सूबों का गला जो है मजीद तंग करेंगे। तो ये सारे तखय्युलात हैं जिसकी बुनियाद पर ये बजट बना हुआ है। दूसरी तरफ ये है कि जो करप्शन की मां जिसे इमरान खान साहब कहते थे, वो अपने मेंबरान असेंबली को 66 अरब फेडरल गवर्नमेंट देने जा रही है, तकरीबन कुछ 125 अरब जो है वो पंजाब गवर्नमेंट देने जा रही है। इसका मतलब यह है कि वो करप्शन की मां जो है अब खुलकर खेलेगी। अच्छा, एक चीज तो बताएं, एक चीज बताएं, फिर मैं खुर्रम से एक दो और चीजें फरूक से पूछना चाह रहा हूं। मुझे ये बताइए, आपको एतराज है क्या इन मशीन्स के ऊपर? मैं काफी डेटा देख रहा था, नहीं मैं नाज़रीन से कुछ शेयर कर लूं। ये इंडिया में नाज़रीन पहली दफा 1982 में इंट्रोड्यूस हुई, 4 अब उसमें 2004, 2009, 2014, 2019 के इलेक्शंस में इस्तेमाल हो चुकी हुई हैं। जो यहाँ भी मशीन्स हैं ये स्टैंड अलोन है, नेट पे नहीं है। अगर आप ये नहीं हो सकता कि हैक हो जाएं, मैनिपुलेट हो जाएं। अच्छा, जो वहाँ मशीन्स यूज़ हुई वो 2000 तक वोट लॉक कर सकती हैं, 64 कैंडिडेट्स ले सकती हैं। यहाँ तक भी अभी तक यही डिज़ाइन हुई हुई है। अगर मशीन ख़राब भी हो जाए तो तब तक जितने रिकॉर्ड हुए होते हैं रिकॉर्ड्स, वो वोट्स आपके उसमें से निकल आते हैं। दूसरा, जब भी वोट कास्ट होता है उसमें बहुत ऊंची बीप आती है जो बहुत दूर तक सुनाई देती है, ये भी नहीं खामोशी से टक टक वोट्स चल रहे हों। और बहुत सी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, और स्लिप भी जनरेट होती है और ये स्टैंड अलोन्स हैं, बैटरीज के साथ हैं। तकरीबन लास्ट इलेक्शन में कुछ 16 लाख से ज्यादा इंडिया में ATM से स्लिप निकलती है, इसमें से भी स्लिप निकल के वो डिब्बे में पड़ी होती है। खुर्रम, इस पे एतराज है क्या रियली? व्हाट्सएप इशू जी, एतराज इसके ऊपर 6 एतराज हैं मेन। पहली बात यह है कि पूरी दुनिया में बशमूल यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में सीक्रेसी कभी मेंटेन नहीं हो सकती। दूसरा इशू है दे आर ओपन टू मैनिपुलेशन, चाहे स्टैंड अलोन मशीन्स हैं, जो कंपनी नहीं, अभी एक सेकंड खुर्रम, मिक्स ना करें। नहीं, मैं आई हैव टू डू अ फैक्ट चेक। लिसन टू मी, मेरी बात सुन लीजिए। ई वोटिंग को खुर्रम, ई वोटिंग को और इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कंफ्यूज ना करें। ई वोटिंग का इशू अलग है, वो एक नेटवर्क के ऊपर है, वहां पे दूसरी बात है। अभी बात हो रही है ऑन साइट वोटिंग मशीन्स की, ई वोटिंग अभी छोड़ दें। एब्सोल्युटली। तो इसका जो है, मैंने कहा सीक्रेसी का बहुत बड़ा इशू है, वो ई वोटिंग में है, यहाँ नहीं है, वो ई वोटिंग में है। नहीं, यहाँ भी है और इसमें पूरी केस स्टडीज हैं। इसके बाद जो इशू है वो ये है कि रीकाउंट में बहुत बड़ा क्राइसिस आता है कि रीकाउंट कैसे होगा। उसके बाद ये एक्सपेंसिव है। दूसरा इशू ये है कि हमारे पास जो अनएजुकेटेड वोटर्स हैं उन तक आप कैसे पहुंचेंगे। नतीजा ये है कि दुनिया के एडवांस तरीन ममालिक में, इंडिया में भी करोड़ों अनएजुकेटेड वोटर्स ने इस पे वोट डाला है। नहीं, जो अनएजुकेटेड वोटर है वो बैलेट पेपर पढ़ लेता है, तो वो तो बैलेट पेपर पढ़ नहीं सकता, इनका जवाब भी ले लेना, लगा लेता है अपनी। वो बैलेट पेपर के ऊपर जो अनएजुकेटेड वोटर की इन्होंने बात की है, पता नहीं कैसी कैसी तौहीदात निकाल के ले आते हैं कि वो जो बैलेट पेपर, बात सुन ले पहले। हमारे मुल्क में लिटरेट की डेफिनेशन क्या है कि जो अपना नाम लिख सकता हो, पढ़ सकता हो। लेट खुर्रम फिनिश 6 पॉइंट्स। नहीं, क्योंकि एक बड़ा अहम पॉइंट है ना हमारे मुल्क में, इसमें भी सिंबल्स बने होंगे, तस्वीरें बनी होंगी। डेफिनेशन तो यही है ना, जो अपना नाम लिख सकता है या पढ़ सकता है। चलो खुर्रम पहले 6 पॉइंट्स कर लेना। खुर्रम 6 पॉइंट्स वो ठप्पा लगा लेता है, लेकिन वो ईवीएम पे जाकर आप खुर्रम साहब को 6 पॉइंट्स करने थे, फिर फरूक आपके पास आता हूं। जी खुर्रम जी, मेरे 6 पॉइंट्स यही हैं। सीक्रेसी कायम नहीं है, मैनिपुलेशन होती है, रीकाउंट पॉसिबल नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है, अनडेमोक्रेटिक है और अनएजुकेटेड वोटर्स का क्राइसिस है। यही वजह है कि जर्मनी में 2009 में उनके फेडरल कोर्ट ने इसको गैर आईनी करार दिया था और ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटिंग है, इट कैन नॉट, इज नॉट एंड नेवर कैन बी ट्रांसपेरेंट। वैसे आप हर चीज इंडिया से कंपेयर करते हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वो चल रहा है, ठीक है, मलेशिया में भी चल रहा है, बड़ी जगहों पे चल रहा है। जी, लास्ट मिनट है, आप इसको कैसे डिफेंड करते हैं? मोदी के फैन भी बहुत बड़े हैं। अच्छा खैर, चलें रीकाउंट के ऊपर अगर बात करें, ये रीकाउंट की बात करते हैं तो इनको ये मालूम होना चाहिए, पहले तो इन्होंने ये मशीन्स देखी नहीं है,
दूसरा ये है कि इन्होंने इन मशीन्स का डेमो, हमने कहा इनको देख लें, इन्होंने देखने से पहले ही कहा कि हम इनकारी हैं, क्योंकि जिनके कहते हैं ना जो दिल में चोर हो वो इस किस्म की बातें करते हैं। इनको सूट करता है स्टफिंग, ठप्पा माफिया, डब्बे उठाना, अमले के साथ मिलके जो है वो पोलिंग स्टेशंस पे धांधली करना, पोलिंग स्टेशंस को इन्फ्लुएंस करना, ये वो तमाम चीजें जो है वो ईवीएम रोकती है। ये मैं आपको कह रहा हूँ एक स्लिप्स होगी, आपने रिकाउंट करना है ना, आप रिकाउंट करवा लीजिएगा अपने हल्के के अंदर, आइंदा इंतखाबात में शौक पूरा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कितने वोट आपको पड़े हैं, कितने बाकी लोगों को पड़े हैं। फिर ये कह रहे हैं यूएस की बात कर रहे हो, भाई यूएस के अंदर ट्रंप ने धांधली का शोर मचाया, अपने सपोर्टर्स को बाहर निकाला, एहतजाज किए, लेकिन ये उनका सिस्टम फुल प्रूफ था, उससे धांधली साबित नहीं हो सकी। खुरम दस्तगीर साहब, ग्रो अप मॉडल्स को पढ़ें, आप क्या बैठ के जो है वो टेक्नोलॉजी को रद्द करना शुरू कर देते हैं। आज आप अपना टेलीफोन लेते हैं, आप बायोमेट्रिक के जरिए लेते हैं, अपना बैंक अकाउंट खिलाते हैं, ई कॉमर्स का जमाना आ गया है, कहाँ दुनिया आगे चले गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। आप वही मुझे एक बात बताएं ना, एक बात बताएं, बजाय इसके कि यहाँ हम प्रोग्राम्स में टू एंड फ्रो करें, आप लोग एक बार इनके साथ बैठ के कंप्लीट एक हम इनको दावत दे रहे हैं, डेमो क्यों नहीं लेते? आपके शो से दावत दे रहे हैं, दावत कबूल करें, हम इनको डेमो देते हैं और उसके अंदर इन्होंने जो है वो पीडीएम पार्लियामेंट लेकर आनी है, पीडीएम जलसा जुलूस लेकर आनी है, जो ये लाना चाहते हैं सबको लेकर आएँ, हम वेलकम करेंगे। हम इनको ईवीएम का डेमो देंगे, हम इनको आई वोटिंग का देंगे, एक्सटर्नल वोटिंग का राइट जो ओवरसीज पाकिस्तानीज को मिलना चाहिए, वो दुनिया के 115 ममालिक के अंदर। तो आप खुरम, आप इसको क्यों नहीं इनकी ये ऑफर और ये इलेक्शन आप लोग इस पे करके, और मालिक साहब इलेक्शन एक्ट 2017 नंबर पूरी बहस में लिखा हुआ है इंशाल्लाह ईवीएम के डेमो करेंगे, शिक नंबर 94 में लिखा हुआ है ओवरसीज को वोटिंग राइट देने के लिए जो है वो पायलट प्रोजेक्ट। क्या कह रहे हैं आप खुरम साहब, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में ये बहस होगी, जो कमेटी स्पीकर साहब ने बनाई है उसमें होगी, क्योंकि वोट में तीन चीजें हैं, रिकॉर्डिंग, कैलकुलेटिंग, काउंट, तीनों चीजें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में एपीसी तो नहीं है, शफाफ नहीं है। तो एपीसी खत्म, खुशाइंद बात है, एपीसी खत्म, खुरम एपीसी खत्म जी नहीं, एपीसी होगी, बिल्कुल ऑफ कोर्स होगी एपीसी, एपीसी की बुनियाद पर चले मुझे अब यहाँ पे ये सेगमेंट खत्म करना है, लेकिन नाज़रीन मेरी तो उम्मीद यही है कि जो ऑफर आई है फारूक साहब की तरफ से कि बिल्कुल आए, डेमो लें, तमाम सी पार्टीज हो, मीडिया भी बैठा हो, हाथ कंगन को आरसी क्या पता लग जाएगा जो फ्लॉज हैं नहीं है। आई थिंक ये ब्लफ, अगर ब्लफ समझती है अपोजिशन गवर्नमेंट का, तो दे शुड कॉल द ब्लफ। इसके बाद कोर्ट्स की बात करेंगे, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। मैंने आपको इब्तदाई में बताया था कि इस हाफ में हम बात करें जुडिशरी के ऊपर। पहले सुने ये था तो बजट सेशन, लेकिन यहाँ इसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो रही है और आज जुडिशल रिफॉर्म भी सामने आ गई। सुनिए क्या क्या फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने। नंबर 1, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस मुल्क में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए, और अगर आपको हमारे रिफॉर्म्स पसंद नहीं, आप अपने रिफॉर्म्स दें, हम उनके ऊपर बातचीत करेंगे। नंबर 2, जुडिशल रिफॉर्म्स। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम में बहुत खामियां हैं, हमें कोई शुबा ही नहीं होना चाहिए कि हमारे अदालती निज़ाम से लोग मुतमईन नहीं हैं, निज़ाम इंसाफ से लोग मुतमईन नहीं हैं। और आम आदमी ये समझता है, अभी जब रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान का जो परसेप्शन इंडेक्स है वो नीचे गया है, और वो अगर किसी इदारे की वजह से नीचे गया तो वो हमारा अदालती निज़ाम की वजह से नीचे गया। लिहाजा अदालती निज़ाम में जजेस की अपॉइंटमेंट एक ऐसा काम है जिसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन को बैठना चाहिए। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है बेंच बनाने का, उसके ऊपर हमें और इनको बैठना चाहिए। जी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इवन बेंच कैसे बननी चाहिए इस पर बात की। और सुप्रीम कोर्ट आजकल इन द न्यूज़ है, कराची में काफ़ी ऑपरेशंस हो रहे हैं, गुज्जर नाला, उसमें एक इतला के मुताबिक तकरीबन 8000 घर गिरेंगे अल्टीमेटली, शायद ज़्यादा, काफ़ी गिराए जा चुके हैं। डेटा सामने आ रहा है कि जब ये घर गिर जाएंगे तो तकरीबन 21 से 22 हज़ार बच्चे बेघर हो जाएंगे, स्कूल से भी, घरों से भी, और बहुत लोगों की तबाहियाँ आ रही हैं। क्रिटिसिज्म भी आ रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की जायदाद जुर्माना दे के रेगुलराइज हो सकती है,
अगर बनी गाला में दूसरे फार्म हाउसेस हो सकते हैं तो फिर ये गरीबों के लिए क्या कुछ और सीन हो रहा है? क्या दो निज़ाम है यहाँ पे? और इस पर काफ़ी वज़न है। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जगह ठीक है कि इंक्रोचमेंट रुकनी चाहिए, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, लेकिन जिस तरह अभी नस्ला टावर का इशू बना और उस पर सामने चीज़ आई वो 1957 की कोई डिज़ाइन के लोकेशंस हैं, रीएलोकेशंस हैं। दूसरा जो है वो भी 25-30 साल पुराना है। दूसरी तरफ कराची में 800 से ज़्यादा बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो मखदूश करार दे दी जा चुकी हैं, उन पर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ना बिल्डर्स टेक्निकली प्रोसिक्यूट किए सुप्रीम कोर्ट ने, किसी को कुछ कहा, यही कहा इसके पैसे बिल्डर्स दे दें। एक भी करप्ट अफसर जिन्होंने अरबों कमाए, वो चाहे वो कराची बिल्डिंग अथॉरिटी के हैं या वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हैं, उनको किसी पे कोई सर्जनिश नहीं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। जो अनसस्पेक्टिंग बायर है, जो एंड में बंदा है जिसने कोई चौथी बारी से हाथ बिकावा, 5वीं बारी मकान ख़रीदा, सारा मलबा और नुकसान उनका। लेकिन एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट इन तमाम चीज़ों में है, जो भी इंटेंशन हो। दूसरे तो हम देखते हैं खुद सुप्रीम कोर्ट की अपनी सीट्स खाली पड़ी हुई, 2 सीट्स खाली हैं, एक सीट तो 7 माह से भी ज़्यादा हो गए हैं। पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में सीट्स का 10 सीटें की शायद ज़्यादा खाली पड़ी हुई हैं। सिंध हाई कोर्ट में जजेस कम हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो सा है सैकड़ों की तादाद में जजेस नहीं मौजूद, वो अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई। 21 लाख से ज़्यादा जो केसेस हैं वो पेंडिंग है। क्या सुप्रीम कोर्ट का पहली प्रायोरिटी ये निज़ाम ठीक होने में होनी चाहिए, या पहले आर्टिकल सुओ मोटो नोटिस में वो दाएं बाएं कि किसकी अपॉइंटमेंट हो किसकी ना हो, कौन सा गवर्नमेंट का इदारा चल रहा है नहीं चल रहा? हमें बिल्कुल भी सपोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो नाजायज़ काम रोकें, लेकिन बात इस वक्त प्रायोरिटीज़ की है। मेरे साथ मौजूद हैं शाह खावर साहब, फॉर्मर जज लाहौर हाई कोर्ट, फॉर्मर डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। हमें ज्वाइन किया इरफान कादिर साहब ने, एक्स अटॉर्नी जनरल, खुद भी फॉर्मर जज लाहौर हाई कोर्ट, एक्स प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी रहे हुए। शाह खावर साहब, वेरी क्विकली, अभी पिछले दिनों आपने इसमें काम वाम भी किया था, क्या जो उन्होंने कहा कि परसेप्शन इंडेक्स के अंदर जुडिशरी इज सफरिंग, और दूसरा जजेस की उन्होंने बात कर दी जी, बेंच भी बनने चाहिए, क्या इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटी अपना निज़ाम ठीक करने पे होनी चाहिए कि ये सारे काम होने चाहिए? देखिए मालिक साहब, मैं फवाद चौधरी साहब ने जो अभी आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की वो बिल्कुल ठीक की कि हमारा जो जुडिशल निज़ाम है इसको मुकम्मल रीस्ट्रक्चर होने की ज़रूरत है। और उसको रीस्ट्रक्चर जो है वो 2 ही तरीक़ों से किया जा सकता है कि एक तो एक कंसेंसस डेवलप किया जाए तमाम स्टेक होल्डर्स में, जिसमें जुडिशरी भी हो, उसमें आपके, मैं समझता हूँ कि बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये इनिशिएटिव ले सकते हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और हुकूमत से मिल के इस मामले के ऊपर एक सैर हासिल गुफ्तगू करें और लंबा डायलॉग करें और उसमें फिर तजावीज़ दें और उसमें फिर ये अपोजिशन को जो है ऑन बोर्ड लेकर एक ऐसा आइनी पैकेज हो जो कि जुडिशरी को इन कन्फॉर्मिटी विद द मॉडर्न टाइम्स लेके आए। ये बिल्कुल ठीक बात है। आपने अभी जो फरमाया कि जो सुओ मोटो की पावर है वो एक वाकई उस पर बड़ा एतराज़ होता है, उसकी अफादियत अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसमें एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि सुओ मोटो जो जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट इख्तियार करती है वो पहली और आखिरी कोर्ट होती है, उसके बाद उसकी न कहीं पे अपील है। तो देखिए गलती की गुंजाइश तो हर जगह मौजूद रहती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो हैं वो बिल्कुल वो कानून पे बड़ी दस्तरस है, लेकिन गलती इंसान से हो सकती है और एक अदालत का फैसला जो है वो उसके लिए एक जुडिशल स्क्रूटनी जरूर है, लेकिन रिव्यू में बड़ी महदूद किस्म का जो है वो होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि एक पैरामीटर्स बिल्कुल तय होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली होनी चाहिए, इसी तरह हाई कोर्ट रूल्स में तब्दीली होनी चाहिए। अब मैं आपको एक मिसाल दूं कि एक सीनियर सिविल जज या सिविल जज फर्स्ट क्लास है पंजाब में, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी भी मालियाती लिमिट का जो फैसला कर सकता है। अगर वो 10 करोड़ से ज़्यादा मालियत हो तो उसकी अपील हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान करते हैं। अब सिविल जज एक मौजूद जज है लेकिन वो हायरार्की में बहुत कम है, लेकिन उसको जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं डबल बेंच डिवीजन बेंच होनेगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि डिवीजन बेंच का कॉन्सेप्ट ये खत्म होना चाहिए अदालतों में, और मैं समझता हूँ कि डिवीजन बेंच सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में सिर्फ मर्डर केसेस की आता है। इरफान कादिर साहब ये बताएं, जिस तरह ये शो मोटो पे अब हो रहा है ये लैंड ग्रैबिंग या गलत कंस्ट्रक्शन वगैरह, अपना सईद गनी साहब सिटिंग मिनिस्टर हैं सिंध गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा कि जी एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जो सिंध रजिस्ट्री का ऑफिस है
ये म्यूज़ियम की ज़मीन पर बना हुआ है और जो पार्किंग है वो नाले के ऊपर है। अगर उसी रजिस्ट्री में बैठ के कोर्ट बाकी सब के घर भी गिरवाती है, सब कुछ करती है, तो फिर क्या हम इसको कहेंगे? क्या हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन कहेंगे या हम कुछ कहते हुए भी डरते हैं बिकॉज इट्स अ कोर्ट मैटर? देखें, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आप क्यों डरते हैं मालिक साहब। आप तो माशाल्लाह बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं और आप हमेशा कानून को और रीज़न को फॉलो करते हैं। तो बिल्कुल हम तमाम इंसान हैं, तो इंसानों को इंसानों से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुसलमान जो है वो सिवाय अल्लाह के तो किसी से नहीं डरता। सर हमें अंदर हो जाए, हमें अपने अंदर के आप इरफान साहब हमें अपने अंदर होने का डर नहीं है। चैनल बंद ना हो जाए, चैनल में बहुत लोग मुलाजिम हैं। जी सही है, सही है। तो अब मैं आ जाता हूँ आपके सवाल की तरफ। ये जो आपने बात की कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जो है वो ख़ुद एक ऐसी जगह पे बैठी हुई है जहाँ पे कि एक म्यूज़ियम होना चाहिए था, तो वो बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन मैं तो बिल्कुल इस पर क्लियर हूँ कि ये जो इंक्रोचमेंट्स की पुलिसिंग है ये सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन ही नहीं है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलात में एक दोहरा म्यार रखा है। कहीं रेगुलराइज कर दिया तो कहीं कहा दिया लोगों के मकानात गिरा दिए जाएँ। और ये जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हैं ये पिछले 10 साल से इतनी नाकस हुई हैं कि बहुत सारे सुपीरियर कोर्ट जजेस जो मैंने उनके फ़ैसले पढ़े हैं, मसलन हाई कोर्ट्स में, शाह खावर साहब भी आपको इस बात पे बताएंगे, हाई कोर्ट्स में जब जज को पहली पेशी पे केस समझ नहीं आती तो वो कहता है लेट अ प्री एडमिशन नोटिस इशू टू रिस्पोंडेंट। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का नोटिस क्यों नहीं लिया? जज को क्या इख्तियार है कि वो बगैर उसको एडमिट किए हुए नोटिस इशू कर रहा है? उसको चाहिए कि अगर उसको बात समझ में नहीं आ रही तो छोड़ दे जजी। यानी ये इस तरह की जो कबातें नज़र आती हैं। और फिर जो कुछ जजेस जो हैं अंग्रेज़ी अच्छी लिख लेते हैं थोड़ी सी, तो उनको लॉ नहीं आता, और जिनको थोड़ा सा लॉ आता है वो अंग्रेज़ी नहीं आती। तो हमें तो ऐसे जजेस चाहिए जिनको लैंग्वेज पे भी मुझे इरफान साहब एक चीज़ बताएं, आज अपॉइंटमेंट्स पिछले 10 साल से नहीं हुई। मुझे बताएं, आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हम कोशिश करेंगे उनसे ही बात हो जाए। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा जी बेंच जिस तरह बनते हैं ये भी रिफॉर्म्स होनी चाहिए। ये इशू क्यों सामने आया? बेंच बनने में क्या कॉम्प्लिकेशन है? नहीं, ये बड़ा अच्छा कहा है ये फवाद चौधरी ने। मैं समझता हूँ फवाद साहब मिल गए, बहुत इसको वेलकम करना चाहिए इस चीज को, क्योंकि सर लेट मी इंटरजेक्ट। मैं जरा मुझे आपको थोड़ा अदालतें तो टेक ओवर कर लेती हैं, थोड़ा सा मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा बिकॉज फवाद ट्रैवल कर रहे हैं, वो मैं मिल गए हैं लाइन पे। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं ये बजट स्पीच में अचानक जुडिशल रिफॉर्म्स का क्यों इतनी आपने टॉप प्रायोरिटी बता दिया, और दूसरा खास तौर पे कि जी बेंच फॉर्मेशन का जो तरीका है ये भी देखना चाहिए, क्यों आपकी मर्जी के बेंच नहीं बन रहे? नहीं, हमारी मर्जी के बेंच तो बिल्कुल नहीं बन रहे और बनने भी नहीं चाहिए। और देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको थोड़ी, मैं जो बात कर रहा था एक्चुअली वो किसी ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन की नहीं कर रहा था, मैं एक बड़ी बात कर रहा था जिसमें मैंने ये बात कही कि अपोजिशन को और हुकूमत को बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर बैठना चाहिए। जो हम जुडिशरी के जो इस वक्त निज़ाम इंसाफ में जो इस्लाहात की ज़रूरत है उसके लिए हुकूमत और अपोजिशन को मिलके बैठना होगा। उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का मामला है, उसमें सू मोटो केसेस लेने का मामला है, उसमें अपील सुनने का मामला है, बेंच बनाने का मामला है। ये तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर एक मुश्तरका जो सोच है वो चाहिए, क्योंकि इन मामलात से स्पेशली जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के मामलात हैं उनके ऊपर डेफिनेटली एक रीथिंक करने की ज़रूरत है। फिर जो चीफ जस्टिस की जो इस वक्त सीनियरिटी प्रिंसिपल है वो कितना एप्लीकेबल होना चाहिए, कितना एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, इन इशूज़ के ऊपर जो है वो एक हुकूमत और अपोजिशन को बैठने की ज़रूरत है, ताकि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब की जो पूरी एक एफर्ट है वो ये है कि एक ऐसा इंतखाबी निज़ाम हम वज़ा करें जिसके ऊपर तमाम लोगों को एतमाद हो, और इसी तरह एक ऐसा निज़ाम इंसाफ वज़ा होना चाहिए जिसके ऊपर तमाम लोगों को एतमाद हो और उनके फैसले जो भी आए उसके ऊपर। एक सेकंड, आपने सीनियरिटी प्रिंसिपल की बात की है, शाह खबर साहब, क्या सीनियरिटी प्रिंसिपल खुल सकता है? उसमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर अल जिहाद केस पे फैसला है। देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये तरमीम हो सकती है। बहुत सारे आपने देखा है कि उन्होंने इक्वेट किया है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसमें बिल्कुल इस पर डिबेट भी हो सकती है और इस पर तरमीम भी हो सकती है। उसकी वजह यह आपने देखा होगा कि बहुत जो इम्पोर्टेंट सिविल इदारों में अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसमें सीनियरिटी कम्स फिटनेस को देखा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट
यहाँ पे भी अडॉप्ट किया जाए तो मेरा ख्याल में इंडिपेंडेंस। ये जो सा सीनियरिटी का प्रिंसिपल दोबारा देखा जा रहा है, इसका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक जस्टिस फाइज ईसा की अल्टीमेट राइट से तो नहीं है? नहीं जी नहीं, फाइज ईसा साहब के ऊपर तो और केसेस बहुत हैं, उनका इशू ये नहीं है, और जो उनके मामलात हैं वो कोई इतने वो नहीं है इशू। लेकिन ये तो मैं एक प्रिंसिपल की बात करूँगा जो बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर, और जब तक एक पॉलिटिकल कंसेंसस ना हो ये रिफॉर्म्स हो नहीं सकते। जिस तरह से जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर एक वाइडर बेंच बनाने की बात आपने सिंगल और फवाद क्यों की? वो मेरा उस पर फंस गया था कि वाई दिस पर्टिकुलर एंगल, अपॉइंटमेंट्स वगैरह समझ आती है मुझे। नहीं अपॉइंटमेंट्स नहीं, ये भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जिस तरह अभी आप इरफान कादर साहब बताने की कोशिश कर रहे थे, जो बेंच बनाने का इख्तियार है वो चीफ जस्टिस साहबान के पास है, और वहाँ पर बहुत जो है वो बेंच बनाने से जो रूल्स हैं वो मौजूद नहीं है। इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द चीफ जस्टिस। उसकी वजह से आपको जो एक केसेस की फिक्सेशन है वो उसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं। ये एक कम्प्रिहेंसिव जुडिशियल रिफॉर्म्स की मैंने बात की है। और ठीक है ये बात फवाद, थैंक यू सो मच। इरफान कादर साहब ये बताएं, क्या ये सीनियरिटी वाला प्रिंसिपल खुलना चाहिए दोबारा? और सुओ मोटो का भी तो एक लॉजिक है ना कि जब एग्जेक्टिव नहीं किसी की बात सुनती, शुतर बेमुहार है, तो कई बड़े अच्छे एक्शन भी हुए हैं सुओ मोटो के तहत। देखें आप, ये जो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक सीनियरिटी की, एक सुओ मोटो की और एक बेंच बनाने की, ये तीनों इसमें जुडिशल रिफॉर्म्स जो हैं पार्लियामेंट के ज़रिए आने चाहिए। क्योंकि जहाँ तक सीनियरिटी का ताल्लुक है, आप देखें कि ये बिल्कुल गलत प्रिंसिपल है कि दो शख्स लोग जो अगर एक दिन जज अपॉइंट होते हैं तो एक जो उम्र में बड़ा है वो सीनियर है। अगर उम्र में बड़ा है और वो फेल हो के तो वो अपना 10 साल बाद उसने लॉ पास किया है, तो जो शख्स उससे 8-10 साल पहले लॉ कर चुका है वो जूनियर हो गया उससे। अब मैं आपको बताता हूँ, ये साकिब निसार और आसिफ खोसे का मुवाजना करें आप। जस्टिस साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट के वकील बाद में बने, हाई कोर्ट के वकील बाद में बने, और उनकी जो स्टैंडिंग थी एज ए लॉयर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बहुत कम थी जस्टिस आसिफ खोसा के मुकाबले में। और एकेडमिकली भी जस्टिस आसिफ खोसा को 100 टाइम ज़्यादा साउंड थे साकिब निसार से। लेकिन चूंकि साकिब निसार की उम्र बड़ी थी, यानी इसका मतलब है कि रिलेटिवली उतने लायक नहीं थे, इसलिए उनको देर लगी वहाँ तक पहुँचते हुए। तो साकिब निसार जो कि हर तरह से जूनियर थे जस्टिस खोसा से, उनको सीनियर करके चीफ जस्टिस बना दिया। और फिर जो उन्होंने खिलवाड़ किया सारे निज़ाम के साथ, उस पर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मेकिंग में क्या जानते हैं। अब दूसरी बात रही ये बेंच बनाने की, मैं आ रहा हूँ बेंच मेकिंग पे आ रहा हूँ। बेंच मेकिंग पे चीफ जस्टिस जो है वो सारा सिस्टम हाईजैक कर लेता है, वो चढ़ दौड़ता है अदलिया पे। तो फिर कौन बनाएगा अगर सीजे नहीं बनाएगा? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का टॉप हॉन्चो नहीं बनाएगा तो फिर बेंच कौन बनाएगा? इंडिया वगैरह में कौन बनाता है? ये पार्लियामेंट जो है ये कवानीन इस पे लाएगी और बेंच बनेंगे ताकि आइन में कोई भी एक जुडिशल डिक्टेटरशिप ना कायम हो सके। और उसके लिए बेस्ट नहीं, ये तो एक प्रोसीजर है ना। बेंच कैसे बनेगा ये मुझे बताएं। इंडिया में बेंच कैसे बनता है? सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस कैसे बनते हैं इंडिया में? देखें इंडिया का मैं इस वक्त मुझे नहीं पता कि कैसे बनते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में मुझे बहुत पता है कि No, I don't know. I am not aware. I am not aware, but this thing about I am fully aware कि जिस तरह से चौधरी साहब ने और दूसरे चीफ जस्टिस ने बेंच बना के अपनी मर्जी के जजेस पे लगा के जजेस को डराना शुरू कर दिया, पार्लियामेंटेरियंस को, अफसर को, पूरी गवर्नमेंट से इन्होंने टेक ओवर की, इन्होंने हुकूमतें घर भेज दी। चले आई थिंक वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। ये सब्जेक्ट बहुत ही लंबा है, लेकिन आज मैं इसी पे बात पे ख़त्म करूँगा। पहले पार्ट की हमने बात की थी कि अपोजिशन को ब्रीफ लेनी चाहिए और बिल्कुल प्रेजेंटेशन लें, उसमें आएँ। और हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा कि जी हम आपको ऑफ़र करते हैं, आप आएँ देखें। कोर्ट्स के अंदर पहली प्रायोरिटी सुप्रीम कोर्ट की मेरे नज़दीक नाकिस राय में होनी चाहिए कि आप निज़ाम ठीक करें, जजेस को ठीक करें, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी और तमाम चीज़ों को ठीक करें। मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ, तकरीबन सिर्फ पंजाब के अंदर जो है तकरीबन 748 तो सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के जुडिशरी के अफसर जजेस की कमी है। सिंपली इस तरह करीबन 650-700 से 600 के करीब सिंध में कमी है। अगर
21 लाख हम पेंडिंग केसेस देख लें और टोटल जजेस मुल्क में देख लें 3066 हैं, तो तकरीबन हर जज के हिस्से में 703 केसेस आते हैं जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खुद पूरी नहीं है। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट को पहले इन तमाम मामला को निज़ाम को ठीक करें। जस्टिस खोसा भी जब आए थे, आसिफ खोसा तो उन्होंने कहा था कि मैं ठीक करूँगा, वो भी चले गए। अभी भी चीफ जस्टिस को चाहिए पहले ये निज़ाम ठीक करें, जिनको इंसाफ चाहिए वो करें, और जब वक्त बचे तो फिर सो मोटो एक्शंस भी लें, चीज़ें लें, लेकिन उन सो मोटो एक्शंस में भी फिर 2 पाकिस्तान ना हो, 1 पाकिस्तान हो। अगर प्राइम मिनिस्टर के रेगुलराइज हो सकता है, फिर गरीब का भी रेगुलराइज हो, ये बड़ा ज़रूरी है। और अगर हर नाजायज़ बिल्डिंग गिरनी चाहिए तो फिर या तो सिंध में सईद गनी साहब से पूछें, अगर उनकी बात गलत है तो उन पर कंटेम्प्ट लगाएं, और अगर सही है तो फिर आई थिंक सुप्रीम कोर्ट की सिंध रजिस्ट्री को भी रिलोकेट करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।